हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा हर्यक वंश। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हर्यक वंश के संस्थापक और इसके प्रमुख जो 4 राजा रहे हैं या इसके जो प्रमुख 4 शासक रहे हैं उनके बारे में डिटेल से समझाने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जब हमारे 16 महाजनपद बने, उनका निर्माण हुआ, तो उन 16 महाजनपद के अंदर सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ा या फिर सबसे समृद्ध जो महाजनपद था वो था आपका मगध महाजनपद। इसी मगध महाजनपद के शासनकाल और स्थापना की आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना करी थी मगध साम्राज्य की, वह माना जाता है वह मुख्य रूप से हमारे हर्यक वंश ने करी थी। तो हर्यक वंश हम पढ़ने वाले हैं कब से? 444 से लेके 412 बीसी तक, यानी कि ईस्वी तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महाभारत के जो स्रोत हैं, महाभारत के स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि जो मगध साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो हमारे बृहद्रथ थे। ठीक है ना, जो हमारे बृहद्रथ नाम के जो व्यक्ति थे वही हमारे क्या थे? मगध साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक अगर आप देखोगे कि मगध साम्राज्य को इतना जो विस्तृत कर दिया या इसकी वास्तविक रूप से जो स्थापना करी, ऐसा माना जाता है वो बिंबिसार ने करी। आगे चल के हम आपको एक और शासक बताएंगे, बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है, इस बात को आप समझिएगा। तो बिंबिसार का जो शासन माना जाता है वो 544 बीसी में हमारा स्टार्ट हुआ। इस साम्राज्य में जो मगध साम्राज्य था इसके संस्थापक हम बिंदुसार को ही मानते हैं और बिंदुसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगीर, या फिर इसको राजगृह भी कहते हैं। तो राजगीर या फिर राजगृह को बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। यह बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आखिर इन्होंने जो राजगृह है इसको क्यों बनाया अपनी राजधानी? तो जो आप देखेंगे ना, तो राजगृह हमारा मगध के अंदर यहां पर पड़ता है, यहां पर है ना। अगर आप इसको पूरा का पूरा क्या मानोगे, ये पूरा का पूरा आप मगध मानोगे, तो ये जो मगध लिखा हुआ है इस साम्राज्य के अंदर यही थी हमारा क्या? राजगीर। और ये चारों तरफ से लगभग पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई थी, पहाड़ी एरिया पे थी। तो कोई भी शत्रु अगर आक्रमण करने के लिए आएगा तो क्या करेगा? पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, जो कि हार्ड बात है। इसीलिए बिंबिसार ने पहाड़ी क्षेत्र में अपनी राजधानी राजगीर को बसाया ताकि उनकी सुरक्षा कायम की जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा विस्तृत रूप कैसे दिया? तो इसने 2 नीतियां अपनाई। एक तो विवाह के माध्यम से, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए बड़ा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से बोले तो रंगीन मिजाज का आदमी था और कई सारी शादियां इसने करी। हमारी प्रमुख रूप से ऐसा मानते हैं इन्होंने 4 शादियां करी और ये ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता था जिनके भाई ना हो। क्यों? क्योंकि भाई नहीं होंगे तो सारा का सारा जो साम्राज्य है वो किसका होगा? इन्हीं का हो जाएगा। तो जिससे भी शादी करता था उनका भी साम्राज्य ये अपने साम्राज्य यानी कि मगध में मिक्स कर लेता था। इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही इन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते हुए जो आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे जो छोटे छोटे साम्राज्य में थे, उन साम्राज्य को आर्थिक सहायता देके या फिर सैनिक दबाव बनाकर अपने पक्ष में कर लिया, या फिर मित्रता की संधि करके उनको भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने 2 तरीके से करा, एक तो मित्रता की संधि के थ्रू और दूसरा आपका विवाह करके। तो चलिए देखते हैं इनकी 4 पत्नियां थी। तो 4 पत्नियों में सबसे पहले हमारा थी कौशला देवी। क्या थी? कौशला देवी। और दूसरी अगर हम बात करें तो रानी चेलन्ना, इन्हीं को रानी लिच्छवी भी कहते हैं, लिच्छवा भी हमारा कहते हैं। वैशाली के राजा की जो वैशाली के राजा थे वो चेतक थे। जो वैशाली ये भी हमारा एक महाजनपद था। इनके राजा कौन थे? हमारे चेतक। और इन्हीं की जो पुत्री थी लिच्छवी थी और इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। और एक मृदु, उस समय पे मृदु देश पंजाब को कहा जाता था, तो मृदु देश की भी एक रानी थी, नाम था इनका क्षेमा। तो क्षेमा से भी इन्होंने विवाह
कर लिया। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुल मिलाकर कितनी पत्नियां, इनकी 3, यहां पर 4 लिख दिया, सॉरी, ये 3 पत्नियां इनकी हमारी मानी जाती हैं। एक तो हमारी कौशला, एक आपकी रानी चेलन्ना और तीसरा आपका रानी क्षेमा। तो इनकी 3 रानियां थीं जिसके माध्यम से इन्होंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को अच्छी तरीके से विस्तृत कर लिया है। आगे अगर आप देखोगे तो अवंती, जी हां, अवंती उस समय पे हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता था। ये भी एक महाजनपद के अंदर ही आता था। और आप पूछेंगे ये अवंती कौन सा है? याद करो, बाहुबली मूवी देखी आपने? बाहुबली मूवी में जो देवसेना होती है वो कौन से साम्राज्य की राजकुमारी होती है? अवंती साम्राज्य की राजधानी रानी होती है वो। तो वही अवंती जो है ये कहां पर है हमारा? ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जो अवंती के राजा थे इनका नाम था हमारा क्या? प्राध्योत। प्राध्योत राजा बीमार पड़ गए और ऐसी खतरनाक बीमारी हुई कि बड़े बड़े वैद्यों ने इनका इलाज करने से मना कर दिया और कह दिया कि इनकी जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है। जब ये खबर बिंबिसार को मिली तो बिंबिसार ने अपना प्रमुख राजवैद्य, जिसका नाम क्या था? जीवक, इनको इनकी सेवा के लिए भेज दिया। ये वही जीवक था जिन्होंने बुद्ध भगवान को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करवाई थी। अच्छा, उस समय का जाना माना चिकित्सक, यानी कि बहुत बड़ा डॉक्टर था। और इन्होंने जाके राजा प्राध्यो को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और ये अपने आप में एक चमत्कार था, यानी कि जो राजा की घोषणा कर दी गई कि ये मर जाएगा बीमारी से, इसको बचाने वाला पैदा नहीं है, उसको जीवक ने बचा लिया। तो ये जो हमारे प्राध्योता थे, सॉरी, ये प्राध्योत जो थे, इन्होंने किसको? बिंबिसार को खुश होकर इन्होंने कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। और इस तरीके से जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य था या आपका अवंती राज्य था, यह भी बिंबिसार ने अपने क्षेत्र में मिला लिया और इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार को ऐसा बताते हैं कि 1 लाख की आबादी वाला जो काशी था यह भी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे देखोगे तो अगर बुद्ध घोष के अनुसार अगर देखें तो बताता है कि इसके साम्राज्य में लगभग 8 लाख गांव थे। कितने गांव थे? 8 लाख गांव इसके हमारे साम्राज्य में थे। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। आगे अगर बात करोगे तो वैशाली, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए, आप ऐसे मानिए कि ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा बिहार है। बिहार के दक्षिण भाग में हमारा मगध था, जबकि उत्तर भाग में हमारा वैशाली था। और वैशाली भी हमारा महाजनपद के अंतर्गत आता था, 16 महाजनपद के। तो वैशाली को जीतने के लिए इसने आक्रमण कर दिया, लेकिन ये वैशाली को जीत नहीं पाया। ऐसा मानते हैं कि इन्होंने लगभग 52 ईयर, 52 सालों तक शासन किया और फिर इनके पुत्र ने राजगद्दी के लालच में आकर इनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से हमारे बिंबिसार का जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इनके पुत्र जिन्होंने इनकी हत्या करी और स्वयं राजगद्दी पर बैठे, इनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु हमारा 492 यानी कि 492 BC के लगभग में ये राजगद्दी पर बैठते हैं, जिस समय पर हमारे बिंबिसार की मृत्यु होती है या फिर हत्या की जाती है। अगर देखें तो इनको हमारा क्या कहते हैं? जो अजातशत्रु का अर्थ होता है वो है शत्रुओं को नाश करने वाला। इनको कभी कभी पितृनाशक भी कहते हैं। पितृनाशक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या भी करी थी। साथ ही इनको कुणिक नाम से भी जानते हैं, कुणिक नाम से भी कहते हैं अजातशत्रु को। दूसरा ये कि ये बुद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अगर आप देखोगे तो बुद्ध और महावीर जैन इन्हीं के शासन काल में एक तरीके से फल फूल रहे थे, या इनका जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे इन्हीं के साम्राज्य में उस समय पर विकसित कर रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध और महावीर थे इनके समकालीन थे, यानी कि जिस समय पर ये जीवित थे उस समय पर बुद्ध और महावीर भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्होंने अपनी राजधानी क्या? राजगीर को ही बना के रखा, जो कि बिंबिसार ने, लेकिन इन्होंने राजधानी की किलेबंदी करवाई ताकि सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अगर पहली बौद्ध संगति आप देखोगे तो पहली बौद्ध संगति हमारा कहां पर हुई? सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुई। राजगीर के अंदर ही ये हमारी सप्तपर्णी गुफा पाई जाती है। यहीं पर हमारी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति का मतलब है कि जितने बौद्ध भिक्षु थे उन बौद्ध भिक्षुओं की एक मीटिंग अरेंज हुई थी। वो मीटिंग इन्होंने ही करवाई थी, इन्हीं के शासनकाल में वो मानी जाती है। इसमें लगभग 300 से 400 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। चलिए आगे बात करें तो इसने वैशाली को, यानी कि जो इनके पिता कार्य नहीं कर पाए
वो अजातशत्रु ने करके दिखा दिया। यानी कि इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली को अपने कब्जे में ले लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया इन्हीं के समय में। और वैशाली को ये कैसे जीत पाए, इनके पिता क्यों नहीं जीत पाए? तो इन्होंने ऐसे जीता क्योंकि इनके समय में इन्होंने कितने एक तरीके से आप कहेंगे ना महा हथियार का निर्माण कर लिया था, जिनका एक का नाम हमारा क्या था, महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक। और दूसरा का था हमारा रथ मूसल। ये जो महाशिला कंटक और आपका रथ मूसल है, ये क्या है? रथ मूसल तो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव का रथ होता है, उसमें जो चक्र सा लगा रहता है, वही था हमारा क्या? रथ मूसल। और आपने देखा होगा बाहुबली को सारे के सारे अच्छे हथियार नहीं मिलते हैं, लेकिन वो तरपाल वगैरह काट के लेके आ जाते हैं। और वो जो ऐसे करके रहता है हथियार सा, जिससे वो बड़े बड़े गोले से फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थरों को फेंकने वाली जो मशीन थी, उसी को कहा गया हमारा क्या? महाशिला कंटक। तो ये दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, जिससे इन्होंने वैशाली को भी जीत लिया। और इनके बाद फिर हमारे 461 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर आते हैं इनके पुत्र, जिनका नाम था हमारा उदयन। क्या नाम था इनके पुत्र का? उदयन नाम था। इनको उदय भद्र के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने लगभग 32 सालों तक शासन किया। उदयन या उदय भद्र ने अपनी राजधानी को बदलकर राजगृह से कहां कर दिया? पटना। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने वैशाली को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया है, काशी को भी मिला लिया है, कौशल साम्राज्य को भी मिला लिया है, अवंती साम्राज्य को भी मिला लिया है। अब मगध महाजनपद बहुत बड़ा जनपद हो गया है। अब ये ऐसा सेंटर पॉइंट ढूंढ रहे थे जहां पे सुरक्षा भी हो और सारे के सारे क्षेत्र को कंट्रोल भी करे। तो पाटलिपुत्र जो है हमारा, पाटलिपुत्र में 3 हमारी नदियां हैं। एक गंडक नदी आप देखेंगे वहीं पर, एक आपको मिलेगी आपका घग्गर नदी वहां पर मिलेगी, सोन नदी आपको मिलेगी, और कोसी नदी, साथ ही गंगा नदी। ये ऐसा क्षेत्र है जो 3-4 तरफ से क्या है? नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। क्या यहां पर आक्रमण करने के लिए कोई भी आया तो नदियों को पार करना पड़ेगा? नदियों का यहां का बहाव बहुत तीव्र है, इसीलिए आसानी से इसके साम्राज्य में कोई वार या फिर हमला नहीं कर सकता था। इसीलिए इन्होंने पटना अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था नागदशक। और ये हमारे ऐसा माना जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में हमारे कौन थे? नागदशक। और नागदशक के जो सेनापति थे, ये थे हमारे शिशुनाग। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे नागदशक थे, ये बहुत अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति के थे। इतने विलासी प्रवृत्ति के दारू में, नचनियाओं के नाच में ये पूरा विलीन रहते थे। साम्राज्य का पूरा कार्यभार कौन संभालता था? इनके सेनापति यानी कि शिशुनाग। और सेनापति जब संभाल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके मन में भी सत्ता का लालच आता है। और सत्ता का लालच आते ही शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी और कौन से वंश की स्थापना करी? शिशुनाग वंश की स्थापना करी। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये मैटर क्लियर हुआ होगा। हर्यक वंश समाप्त होता है, इसके बाद दूसरा वंश स्टार्ट करेंगे हमारा क्या? शिशुनाग वंश। लेकिन इससे पहले आपको यह भी तो समझना है कि आखिर ये हर्यक वंश और आपका मगध साम्राज्य इतना विस्तृत और इतना महान होने के क्या कारण थे? तो मगध महाजनपद इतनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पीछे कारण थे आर्थिक। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ था, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी थी। गंगा के नजदीक के सोन नदी, घाघरा, गंडक और कोसी ऐसी नदियों के क्षेत्र से निर्मित मृदा उपजाऊ मृदा थी। इसीलिए यहां पर क्या था? कृषि का विकास बहुत। यहां पर साथ में सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी, नदी का जल भी उपलब्ध था, इसलिए कृषि का विकास बहुत तीव्रता के साथ हुआ। साथ ही लोहे का विकास, जी हां, आपको पता होगा लोहे की खोज, और लोहे की खोज ने हथियारों को मजबूत किया। जिसके पास मजबूत हथियार होंगे उसकी सेना भी तो उतनी अच्छी होगी, इसीलिए लोहे की। और तीसरा कोयला भी भट्टी के लिए या फैक्ट्रियों के लिए उस समय पर कई सारे, जैसे बर्तन बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए भट्टों में कोयले वगैरह का प्रयोग होता था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य के विस्तार में मतलब और भी वृद्धि हुई। और नदी जल भी मानते हैं। एक अन्य कारण मानते हैं राजनीतिक कारण, और वो कहते हैं कि यहाँ के राजा काफी सारे योग्य राजा थे। अगर आप बिंबिसार को देखोगे, अजातशत्रु को देखोगे, उदयन को देखोगे, तो बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे और समृद्ध राज्य की कल्पना करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए दूसरा हमारा प्रशासनिक नियंत्रण था। इन्होंने जिन जिन राज्यों को अपने कब्जे में लिया
उन पर इनका पूरी तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण था। और तीसरा, मैंने बताया था कि इन्होंने विवाह और मित्रता की संधि के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो इनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ। और भौगोलिक कारण मानते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र में पड़ता था जो पहाड़ी क्षेत्र है, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो सुरक्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पर नदियां भी हैं, जैसे कि गंडक, कोसी, सोन और आपका गंगा नदी ऐसे क्षेत्र में हमारा विस्तृत था। इसीलिए मगध साम्राज्य बहुत फला फूला और काफी विस्तृत हुआ। आप ये भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि उस समय पर जो मगध साम्राज्य था वो इतना सा ही था। मगध साम्राज्य, ये हमारा मगध साम्राज्य है। लेकिन धीरे धीरे बिंबिसार ने कोशिश करी वैशाली पर कब्जा करने की, वो वैशाली पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन अजातशत्रु ने इसको मिला लिया था अपने साम्राज्य में। साथ ही बिंबिसार के समय में ही क्या मिल गया था, अवंती भी इनके अधीनता स्वीकार कर ली थी। साथ में ये कौशल साम्राज्य भी अजातशत्रु ने ले लिया था। और बिंबिसार ने ये जो पंजाब राज्य यहाँ की रानी से शादी करके साम्राज्य को भी अपने में मिला लिया था। तो इतना बड़ा ये हमारा साम्राज्य था, और ये था हमारा क्या, मगध साम्राज्य। इसीलिए हमारा मगध साम्राज्य इतना विस्तृत था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।